ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसलिए जरूरत है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की। मात्र 13 दिनों में ही 78 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमारियों से पीड़ित करीब 13,86,000 लोगों ने कोविड-19 का पहला टीका लगवाया है। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहाँ पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, कोविड की रोकथाम में वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव का रास्ता है और अब तक देश में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड की रोकथाम में वैक्सीनेशन की कितनी बड़ी भूमिका है। देखिए, कोविड-19 इन्फेक्शन के बचाव में वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हथियार है और इसका हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा कि साल के शुरू में केसेस कम होके 8,000 के आसपास आ चुके थे, लेकिन अभी फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और करीब 25,000 केसेस रोज आ रहे हैं जी। तो ये साइकिल अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं किया तो चलता रहेगा और इस साइकिल के चलने का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है कि हमारी बीच बीच में आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं, लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, अनिश्चितता बनी रहती है, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। तो एक मिला जुला के एक अनसर्टेनिटी और एक डिस्टरबेंस का माहौल होता है और हमें लगता है कि अगर हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो यह अनिश्चितता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि जब भी उनका नंबर आए वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और डॉक्टर संजय, इस समय देश के कई राज्यों में कोविड के मामलों में खासी बढ़ोतरी दिखी जा रही है। महाराष्ट्र में 10 दिन में नए केस दोगुने हो गए हैं, तो पंजाब में भी काफी नंबर्स बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिन से 400 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और अन्य राज्यों से भी ऐसी ही हालात हैं वहां के। आप कोरोना के इन नए मामलों पर बढ़ते हुए जो हैं उनमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने पहले सवाल के जवाब में भी यही बात कही कि साल के शुरू में केसेज करीब रोज 8,000 के आसपास आ रहे थे, लेकिन अभी ये केसेज 25,000 आ रहे हैं। आज जैसे आपने बताया कि 25,000 केसेज आए हैं पूरे देश से और उसमें करीब 16,000 केसेज महाराष्ट्र से आ रहे हैं और कुछ स्टेट में जैसे आप देखें पंजाब में और केरला में, कर्नाटका में केसेज बढ़े हैं। दिल्ली में केसेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, 150-200 आ रहे थे, अभी 400 आ रहे हैं। तो यह मानना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, नहीं फॉलो की, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं फॉलो की, तो कोविड जाने वाला नहीं है। तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वैक्सीनेशन में गवर्नमेंट का पूरा साथ देना है, तभी हम कोविड से निजात पाएंगे, क्योंकि कोविड वैसे जाने वाला नहीं है। एक वायरस है और वायरस अलग अलग म्यूटेशन से और अलग अलग रूपों में बार बार आएगा और उससे हमारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।
तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और वैक्सीनेशन में जब भी हमारा नंबर आए हमें गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना है। एक अच्छी बात है कि केसेस बढ़े हैं, लेकिन मोर्टेलिटी और फर्टेलिटी रेट उतना नहीं बढ़ा है। तो इससे लगता है कि जो अभी कोविड का जो संक्रमण बढ़ा है, अभी आप महाराष्ट्र का भी नंबर देखें तो केसेस तो 16,000 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी करीब 50-60 है। दिल्ली में भी केसेस 400 आए हैं, लेकिन मोर्टेलिटी 2-3 और कई बार तो बीच में कोई मोर्टेलिटी भी नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है कि केसेस माइल्ड हैं और केसेस बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने जरा भी लापरवाही की तो वह समय दूर नहीं कि हम पिछले साल जो एक पैनिक सिचुएशन था उसका फिर से सामना कर सके। तो हम सबसे अपील यही करते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। जी, और जहां एक और वैक्सीन को लेकर बहुत से लोगों में उत्साह है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जिनमें वैक्सीन हेजिटेंसी है। कोवैक्सीन को लेकर मेडिकल के जाने माने जर्नल लैंसेट ने भी इसे पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताया है। लैंसेट लिखता है, कोवैक्सीन इज सेफ एंड इम्यूनोजेनिक। आप वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में क्या कहेंगे, और लैंसेट में जो रिपोर्ट इसके बारे में आई है, इससे मुझे लगता है कि जो स्वदेशी टीका है हमारा, इसके ऊपर काफी कुछ हमें इस बात से पता चलता है कि काफी प्रभावी है। देखिए, कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो एक तरह से काफी बड़ा चैलेंज था कि करीब 100 साल के बाद एक पैंडेमिक पूरी दुनिया में आया और पूरी दुनिया के करीब करीब सारे हिस्सों को इसने अपने चपेट में ले लिया। तो मैं यह साइंटिफिक जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी 6 महीने साल भर के अंदर कोविड का टीका विकसित कर लिया। और एक नहीं 6-7 टीके अभी पूरी दुनिया में हैं और कई करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। और एक कंट्री जैसे इजराइल का डेटा मैं पढ़ रहा था कि वहां करीब करीब 30 से 40% लोगों को टीका लग चुका है और करीब 25% लोगों को तो सेकेंड डोज भी लग चुका है। तो कहने का मतलब है कि अपने आप में क्रांति है। और जैसे हम अभी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ 2 वैक्सीन लग रहे हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन के बारे में शुरू में एक था कि इसके बारे में फेज 3 ट्रायल के डेटा नहीं थे, लेकिन अभी जो लैंसेट में फेज 2 के डेटा आए हैं वो काफी क्लियर है और ये डेटा वो यही कहता है कि वैक्सीन सेफ है, इम्यूनोजेनिक है। और ये चैलेंज है कि फेज 3 का डेटा भी जल्दी ही आ जाएगा और अगर वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन इम्यूनोजेनिक है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी है। लेकिन डेटा आने के बाद हम उसको सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी इस लैंसेट के आर्टिकल से बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर हम देखें तो दुनिया की जानी मानी वैक्सीन, कोवैक्सीन के बारे में बात हुई, कोविशील्ड, फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना के बाद अब जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन भी आ गई है। सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन एक अलग तरह से विकसित की गई है और इसमें सबसे इसका जो अच्छा पहलू है कि इसमें 2 नहीं, हमें एक ही डोज की जरूरत है और इसकी एफिकेसी भी काफी अच्छी है। अराउंड 70% कुछ रिपोर्ट्स में है और वैक्सीन काफी सेफ भी है और अभी उसको FDA ने भी अप्रूवल दिया है और WHO ने भी अप्रूवल दिया है फॉर इमरजेंसी यूज। तो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन इस मामले में काफी बेहतर है कि हम सिंगल शॉट से एक काफी बड़े पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो वैक्सीन है जिसमें 2 शॉट लगते हैं तो हमें 2 बार पब्लिक को बुलाना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें एक बार ही बुलाना पड़ेगा। तो एक ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए ये बेहतर वैक्सीन होगा बिकॉज देयर इज एन ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और डॉक्टर संजय, इस समय हमारे बहुत सारे कॉलर्स फोन लाइन पर आपसे सवाल करना चाहते हैं और पहले हम रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमारे कार्यक्रम के आज के पहले कॉलर अनवर जी जुड़ गए हैं। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी अनवर जी बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार जी। मैं बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और बार बार साथ ही ये नसीहत भी की जा रही है कि वैक्सीन देने के बाद भी जिस तरह पहले हम लोग 2 गज की दूरी बनाते थे और साबुन से बार बार हाथ धोते थे और फेस मास्क लगाते थे, वैक्सीन देने के बाद भी इन चीजों पे अमल करना है। तो सर हम ये कैसे समझेंगे कि वैक्सीन का फायदा है
या 2 गज की दूरी का फायदा, साबुन से बार बार हाथ धोने का फायदा, या फेस मास्क लगाने का फायदा। जी डॉक्टर संजय, ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, तो ये कैसे पता चलेगा हम किस वजह से बचे हैं, वैक्सीन से या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से? देखिए, वैक्सीन के लगाने के बाद भी आपसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात इसलिए की जा रही है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है और हमारी दूसरे लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी है। तो वैक्सीन लगा के हमने अपने आप को सेफ कर लिया, लेकिन अगर हम एक भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, मास्क नहीं यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो कंटामिनेशन है और जो स्प्रेड ऑफ वायरस है वो बना रहेगा जब तक कि हमने सबको वैक्सीनेट नहीं कर दिया। तो जब तक सबको वैक्सीनेट नहीं किया गया, जब तक सबको इम्यूनिटी नहीं मिल गई, तब तक आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। और आप जहां तक एफिकेसी की बात है, आप इजराइल के डेटा देखें, इजराइल में आफ्टर वैक्सीनेशन 60 to 70% केसेस कम हो गए हैं। इवन यूएस और यूके में भी केसेस कम हो गए हैं। यूके जहां रोज 30 से 35 हजार केसेज आते थे, अभी 6 से 7 हजार केसेज आ रहे हैं। तो वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन जब तक एक एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं दी जाती है, तब तक आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा। जी, और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर प्रणाम। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ, ब्रह्मदत्त। मेरी ना 2 जिज्ञासाएं हैं, उत्सुकताएं हैं। पहली ये कि यदि कोरोना वायरस अपना रूप स्वरूप जो परिवर्तित कर रहा है, ट्रेन बदल रहा है, तो एंटीबॉडी जो वायरस की पहचान करके क्या उसको निष्क्रिय करने में सक्षम होती है? पहला। तो दूसरा सर जी, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही कोई दवाइयाँ खा रहा है, तो क्या टीके पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है? जी डॉक्टर संजय, पहला सवाल इनका ये है कि जैसे जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है तो इसका स्वरूप बदल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर जो म्यूटेंट हैं तो उनके ऊपर जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं वो इफेक्टिव होंगी? देखिए, इनके दोनों सवालों को मैं बारी बारी से लूंगा। जो पहला सवाल है कि कोरोना का रूप बार बार बदल रहा है, ये कोरोना के लिए नहीं, जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस हैं सबके साथ है कि इनमें प्रोटीन स्ट्रक्चर में जब ये वायरस काफी देर तक एक कम्युनिटी में होता है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से इनके प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इनका रेट ऑफ ट्रांसमिशन या इनकी इन्फेक्टिविटी, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। तो जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो ये आने वाले जो एंटीबॉडीज है जो शरीर में बनते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन कितनी एफिकेसियस होगी? हो सकता है 70% हो सकता है 60% हो सकता है 80% हो, वो जब तक हमारे पास डेटा नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन एक एफिकेसी रहती है। हाँ, उसके एफिकेसी के परसेंटेज में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एफिकेसी जरूर रहती है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो सीवियर इलनेस के लिए काफी ज्यादा है। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए कोविड होता भी है तो सीवियर इलनेस नहीं होगा। एक बहुत बड़ी बात है कि मैक्सिमम लोग तो एसिम्टोमेटिक है, लेकिन जिसमें सिम्टम ज्यादा होता है, जो ज्यादा सीवियर है, उसी में मोर्टेलिटी होती है, फर्टेलिटी होती है। तो अगर हमें वैक्सीन सीवियर इलनेस से भी प्रोटेक्ट करता है तो बहुत बड़ी बात है, हमारी मोर्टेलिटी काफी कम हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक आपका सेकंड सवाल है कि अगर आप कोई गोली खा रहे हैं तो आपको वैक्सीन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, तो आपका जब भी नंबर आए आप इस बात को डिक्लेयर करें और अपने हेल्थ ऑफिसर्स को बताएं। और मेजोरिटी ऑफ द केसेज में अगर आप कोई गोली खा रहे हैं तो उसका वैक्सीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ ब्लड थिनर्स आप ले रहे हैं या खून पतली करने की दवा ले रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो हो सकता है कि वहां एक लोकल हेमेटोमा बन जाए या कुछ पेनफुल हेमेटोमा बन जाए। तो एक प्रिकॉशन लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हाँ, आप इसको फॉलो करें तो आपको हेमेटोमा बनने के चांसेस कम होंगे। तो आप चीजों को डिक्लेयर करें, लेकिन मैक्सिमम केसेज में अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो आप वैक्सीन ले सकते हैं।
जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। और डॉक्टर संजय, इस बीच हम रुक करते हैं पंजाब में पटियाला का, जहां से जया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। जया जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर, नमस्कार डॉक्टर सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जब किसी पेशेंट का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन किस डे से कैलकुलेट करते हैं? थैंक यू जी। डॉक्टर संजय, ये क्वारंटीन पीरियड को कैलकुलेट करने का तरीका जानना चाह रही हैं कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद कब से, किस डेट से उन्हें करेंगे? देखिए, क्वारंटाइन कैलकुलेट करने का तरीका जी, जब आप पॉजिटिव आती हैं उस दिन से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, या हो सकता है कि आपको सिम्टम 2-3 दिन पहले से हो, या हो सकता है सिम्टम शुरू ही ना हुआ हो। तो जब से आपको पॉजिटिव आते हैं तब से हम क्वारंटाइन मानते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेज में देखा गया है कि डे 9, डे 10 के बाद से पेशेंट की इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है और वो स्प्रेड नहीं करता इन्फेक्शन को। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जब केसेस काफी बढ़ गए थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की थी और उसके अनुसार सेकेंड टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी खत्म कर दी गई थी कि आपकी अगर फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव आई है तो डिस्चार्ज के लिए या अस्पताल से छुट्टी के लिए आपको सेकेंड टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक डेड वायरस है वो भी आपको पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकता है। तो रिपोर्ट पॉजिटिव है, रिपोर्ट निगेटिव है, इसकी अहमियत आप अपने हेल्थ ऑफिसर्स पे छोड़ दीजिए। और जहां तक क्वारंटाइन की बात है, क्वारंटाइन की जो डिफिनेशन है, जो हम WHO की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं। और अब हम रुक करते हैं बलरामपुर का, उत्तर प्रदेश में, जहां से रिंकी तिवारी जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। हेलो जी रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए, आज आप क्या सवाल पूछने वाली हैं? जी बिल्कुल पूछने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, जो आप आते हैं, आप लोग जो टिप्स देते हैं मतलब शुरू में, सर उसका जो शब्द होता है, उच्चारण इतना अच्छा और सुंदर मार्मिक होता है, जिसे हम कथानक रूप में कह सकते हैं। आप सबको सामने करके बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते। और जो हमारे डॉक्टर सर होते हैं, हम लोग कितनी भी कठिन सवाल पूछे पर उसे सरल भाषा से रूपांतरित करके हम लोगों को अच्छे से समझाते, जो हमें समझ में आ जाता है। इसके लिए उन दोनों को, आपको, उनको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी रिंकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कॉलर जब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपके माध्यम से उन सवालों का जवाब, बहुत सारे लोगों के सिमिलर सवाल होते हैं तो उनको जवाब भी मिल जाता है। बताइए। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। आप लोग हम जैसे श्रोताओं का स्वागत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सारे सर को भी मेरा नमस्कार, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर, जैसे अभी हमें थर्सडे वार को विदाई समारोह को पार्टी देना है, तो उसमें हमें सारी लड़कियां मिलकर देंगी, तो उसमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें, इस पे बताएं प्लीज सर। थैंक यू। जी डॉक्टर संजय, रिंकी जी जानना चाह रही हैं कि जब हम एक जगह पर कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, समूह में होते हैं, तो ऐसे में ग्रुप में हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप 100 लोगों की भीड़ ना लगाएं। आप एक्टिविटी 10 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रुप है, आप किसी की फेयरवेल की पार्टी दे रहे हैं, तो जिसको आप फेयरवेल दे रहे हैं और कुछ सीनियर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं और बाकी लोग बड़े आराम से या तो किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भीड़ को कम करें। जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 5 लोग इकट्ठे हों, जहां 5 की जरूरत है वहां 2 लोग इकट्ठे हों, और वहां कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जैसे मास्क लगाना। अगर आप चेयर भी लगा रहे हैं तो चेयर में 2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। आप अगर एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं तो कोशिश करें कि हाथ न मिलाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भीड़ को कम करना। हमने देखा है कि लोग बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हैं और बड़े बड़े बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और उसमें बड़े आराम से भीड़ को कम किया जा सकता है। आपको ये मानना होगा कि एक ट्रांजिएंट फेज है, एक टेम्पररी फेज है, और इसमें अगर हम पब्लिक को सपोर्ट करते हैं और पब्लिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है तो ये हमारा दायित्व है। तो हम इस अपने दायित्व को पूरा करें और भीड़ को कम करें।
जी, और श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर पूछ सकते हैं। और हम रुक करते हैं जोधपुर का राजस्थान में, जहां से राजा राम जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजा राम जी नमस्कार। थैंक यू। हेलो सर। जी राजा राम जी, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपको कोरोना वायरस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, फिर भी जो आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, उनके लिए तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। जी, और आपका भी राजा राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि कोरोना का दूसरा जो वैक्सीन है डोज लेने की कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज है वो जाएंगे, उसके बाद उसके संबंधित पूछना है। जी डॉक्टर संजय, कोरोना की अगर हम वैक्सीन की दोनों डोज ले लेते हैं तो उसके कितने दिनों के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। देखिए, एंटीबॉडीज जैसे आपने बताया कि 2 डोजेज, तो पहला डोज है वो इम्यून को ट्रिगर करता है और दूसरा जो है एंटीबॉडी रिस्पांस को बेसिकली मेंटेन करता है। तो यूजुअली 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बननी चालू होती है और दूसरे डोज लेने के बाद 2 हफ्ते और, तो 6 वीक मतलब 4 वीक्स का जो इंटरवल है बीच में दोनों वैक्सीन के बीच में, और उसके बाद 2 वीक और, तो 6 वीक के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे शरीर में एक एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी बन जाएगी और जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगी कोरोना से। और डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और जो न्यूरोलॉजी से संबंधित गंभीर बीमारी के शिकार हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लोग इस समय वैक्सीन लगवा सकते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखिए, न्यूरोलॉजी हो या कोई भी जैसे कार्डियोलॉजी के डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें जैसे हमारे पास पार्किंसन डिजीज के पेशेंट भी आते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट भी आते हैं, स्ट्रोक के भी पेशेंट आते हैं। वो पूछते हैं कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। तो हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से यही मैं बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम पेशेंट इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको वैक्सीन में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला कि जब भी वैक्सीन लगाने जाएं, आप अपने मेडिकेशंस को डिक्लेयर करें कि हाँ, आप ये मेडिकेशंस ले रहे हैं। और स्पेशली जैसे मैंने अभी बताया प्रोग्राम में पहले भी कि ब्लड थिनर्स, जैसे कोई खून पतली करने की दवा आप ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन ले रहे हैं, तो आप इसको बताएं। तो उससे क्या होगा कि अगर जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, जैसे लोकल हेमेटोमा फॉर्मेशन है, वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आप चीजों को डिक्लेयर करें, आप हेल्थ ऑफिशियल्स को बताएं कि आप ये ले रहे हैं। तो मैक्सिमम केसेज में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप बड़े आराम से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जी, और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में छतरपुर का, जहां से हरिशंकर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हरि जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं हार में ही रहता हूँ, किसान आदमी हूँ। मेरी 60 से 2 साल उम्र कम है, तो अभी मुझे कह रहे हैं कि अभी थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा। मैं यंग हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जी, डॉक्टर संजय 58 साल और की उम्र। दूसरा प्रश्न मेरा एक थोड़ा सा और है। जी बताइए। कि ये अनुशासित लोग नहीं हो रहे, चाहे शासन की कमी हो और लोगों की कमी तो है ही है। जी डॉक्टर संजय, पहले तो ये कह रहे हैं कि 58 साल की उम्र है, तो अभी इनका नंबर नहीं आएगा वैक्सीनेशन में। और दूसरा, अभी भी बहुत सारे लोग जिस तरह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इनका नंबर अगर इनको कोई पहले से कोमॉर्बिडिटी है तो आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में या 1 महीने में इनका नंबर भी आ जाएगा। तो परेशान न हो, अपने नंबर का इंतजार करें। और जहां तक आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग अनुशासित नहीं हो रहे हैं, और आप जैसे लोगों के का जो संदेश है, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप जैसे लोग जो कॉमन लोग हैं, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ेगा और लोगों में अनुशासन लाने का संदेश ज्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी परेशान हैं, वो भी इस बात से अचंभित हैं कि लोगों में अनुशासन नहीं आ रहा है। तो आप इनकी बातों को सुने और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें।
और अब हम रुक करते हैं बागेश्वर उत्तराखंड का, जहां से सतीश पांडे जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। महोदय नमस्ते, सादर नमस्ते आप सबको। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अभी तक तो मैं माना सर कि ये आकाशवाणी की महती भूमिका रही कोविड-19 के समापन में। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है जी, ये आगामी दिनों में परीक्षाएं होने वाली हैं और शिक्षकों को कब टीकाकरण होगा, ये बहुत गंभीर विषय है। जी और दूसरा जानना चाहता हूँ, ये टीका निर्माण में डॉक्टरों की विशेषज्ञ रहते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है? जी इसके बारे में थोड़ा जिज्ञासा जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर संजय, पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, तो उनमें वैक्सीनेशन कब होगा? और दूसरा सवाल इनका है कि वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं और कैसे होता है? देखिए, मैं शिक्षक के सवाल का पूरी तरह से मैं इसको कनकर करता हूं कि वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से गाइडलाइंस बनाई है कि जो हाईली रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके बाद मोर देन 45 जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मोर देन 60 जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ हफ्तों में ही इनका नंबर भी आ जाएगा और धीरे धीरे सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से चीजों को अप्रोच कर रही है कि जो हायर रिस्क में है वो पहले और जो लोअर रिस्क में है बाद में, क्योंकि एक साथ हम सबको वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। यहाँ पर पूरी दुनिया में आप देखें तो हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन काफी तेजी से दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू मेनी अदर कंट्रीज। और जहाँ तक इनका जो सेकंड सवाल था कि कैसे वैक्सीन डेवलप होता है, तो वैक्सीन डेवलप करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, तो इसमें वीक वायरस है और वीक वायरस से हम बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं और इसमें काफी बड़ी टीम होती है, एक कोई इंडिविजुअल नहीं होता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, मेडिकल साइंस के लोग होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लोग होते हैं, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स होते हैं, तो एक टीम होता है, इसमें कोई इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से टीकाकरण का बेसिकली डेवलपमेंट होता है और इसमें कई फेजेज में ट्रायल होते हैं। जैसे शुरू में सेफ्टी ट्रायल सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम टीका लगा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। अगर सेफ नहीं है तो टीका लगा के कोई फायदा नहीं है जी। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में कई फेज होते हैं, कई चरण होते हैं, कई एक लोग मिलकर काम करते हैं, तब इस अंजाम तक पहुंचते हैं कि टीका लोगों तक पहुंच पाता है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है और बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनका आज हम सवाल नहीं ले पाए हैं। कल के कार्यक्रम में आप हमें दोबारा फोन करके अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहें और 2021 खत्म होते होते मुझे लगता है कि कोरोना का भी खात्मा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम गवर्नमेंट द्वारा बीच बीच में जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करें। वैक्सीनेशन का जब भी नंबर आए अपना वैक्सीन लगाएं जी। और पॉजिटिव रहें और लोगों की मदद करें और लोगों तक सरकार का संदेश पहुंचाएं। जी बिल्कुल, सकारात्मक रहें। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय पांडे ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।